राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब एक बहू को हुआ अपने जेठ से प्यार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कविता की विदाई हो चुकी थी और विदा होकर वह अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल में पहुंचते ही कविता का जोरदार स्वागत हुआ। कविता ने ससुराल में आकर अपनी सास के पैर छुए तो उसकी सास मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने जेठ जी के भी पैर छुओ। तो कविता राघव के पैरों पर झुक गई। राघव अपने स्थान से हटते हुए बोला, अरे बस बस कविता, हो गया, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। राघव को देखकर कविता को याद हो आया कि जब राघव और रंजन उसे देखने आए थे तो उसने राघव को ही रंजन समझ लिया था। वह तो उसे बाद में पता चला था कि राघव रंजन के बड़े भाई हैं और उसकी शादी राघव से नहीं रंजन से तय हुई है। कविता तो अब भी हैरान सी उन्हें देख रही थी। कितना अंतर था दोनों भाइयों में। राघव गोरा था, औसत कदकाठी का था और बहुत ही सुंदर था, और रंजन का रंग सांवला था, शरीर लंबा था और चेहरे पर प्रौढ़ता उसके झलकती थी। राघव तो उसके पति रंजन से भी छोटे लगते थे और रंजन अपने बड़े भाई से छोटा बड़ा दिखाई देता था। जल्दी ही कविता को पता चला कि राघव अभी तक कुंवारे हैं। उनके शादी से इनकार करने पर ही पहले रंजन की शादी की गई है। एक दिन उसने रंजन से पूछा, रंजन, जेठ जी अकेले क्यों हैं? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? तब रंजन ने बताया कि कविता, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तब राघव भैया कॉलेज पूरा कर चुके थे और मैं स्कूल में था। राघव भैया पर अचानक ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी और जैसे तैसे उन्हें नौकरी मिली। फिर भैया ने पत्राचार से MBA किया और फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही गए। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया है। जब उनकी शादी की उम्र थी तब वह घर परिवार में देखभाल में मुझे पढ़ाने में लगे रहे और अब उन्हें शादी का ख्याल आया तो उनके लिए रिश्ते आने बंद हो गए। बस फिर इन्होंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया। रंजन बोला, कविता, राघव भैया के सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना। यह सब जानने के बाद कविता के मन में राघव के लिए आदर के भाव आ गए थे। एक दिन कविता राघव को चाय देने गई तो देखा वह कोई पेंटिंग बना रहे थे। कविता ने पूछा, तो आप पेंटिंग भी करते हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इंसान के पास ऐसा तो कुछ होना चाहिए जो वह सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करता हो। बैठो, मैं तुम्हारा भी पोर्ट्रेट बना देता हूँ कविता, फिर बताना कि मैं कैसी पेंटिंग करता हूँ। कविता वहाँ बैठ गई और अपने बालों पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा, क्या आप किसी की भी पेंटिंग बना सकते हैं? राघव ने एक पल कविता को देखा और कहा, कविता हिलो मत। और उनकी बात सुन कविता चुप हो गई। उसे खामोश देखकर राघव ने पूछा, कविता तुम चुप क्यों हो गई? कविता ने ठुनकते हुए कहा, आपने ही तो मुझे चुपचाप बैठने को कहा है। राघव जोरदार ठहाका लगाते हुए कहने लगा, अरे भाई, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया है, बात करने से नहीं। कविता ने कहा, जानते हैं, लेकिन कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी फिर से डांस करना और लिखना शुरू कर दूं। तो राघव ने उससे आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो तुम डांसर और कवि भी हो? अच्छा बताओ तो कविता, तुम क्या लिखती हो? कविता कहने लगी, कविता। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो कविता कहने लगी, मैं भी अपना नाम नहीं बता रही हूँ राघव जी, यह बता रही हूँ कि मैं कविता लिखती हूँ। राघव फिर जोर से हंस पड़ा। कविता जो उसे बड़े प्यार से उसकी जो हंसते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। राघव ने कहा, कुछ मुझे भी सुनाओ कविता, क्या लिखा है तुमने? कविता ने थोड़े सकुचाते हुए कहा, आप हंसेंगे तो नहीं? राघव बोला, नहीं हंसूंगा, पर सुनाओ तो। फिर अपनी कविता सुनाकर जो कविता कहने लगी वह प्रतिक्रिया जानने के लिए राघव की ओर मुड़ी। उसने उसे कविता सुना दी थी। राघव अपनी तुलिका मुंह में दबा कर जो कविता की ओर देखता हुआ बोला, कविता, यह तो बहुत ही अच्छी थी।
कविता ने खुश होते हुए कहा, आपको सच में अच्छी लगी राघव जी? तो वह कहने लगे, हाँ कविता सच में। अचानक ही कविता उदास होकर बोली, पर रंजन को तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वह तो इसे बकवास कह रहे थे। राघव कविता के सिर पर हाथ मारते हुए बोले, वह तो पागल है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो, तुम मेरी बात सुनो और लिखो। उसी रात कविता ने रंजन से कहा, रंजन तुम तो मेरी कविताओं का मजाक बनाते थे, पर जेठ जी ने को तो वह बहुत पसंद आई है, देखो उन्होंने मेरा कितना सुंदर स्केच बनाया है। रंजन ने बिना कविता की ओर देखे फाइलें पलटते हुए कहा, अच्छा है। कविता ने रूठते हुए कहा, तुम्हें तो कला की कोई कदर ही नहीं है रंजन। रंजन हंसकर बोला, तुम और भैया ही खेलो ये कला और साहित्य का खेल, मुझे मत फंसाओ इस सब में। कविता की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गए, वह चुपचाप जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद रंजन ने आकर कहा, कविता सो गई क्या? अच्छा बाबा माफ कर दो, सुनो तो। वह कविता को जो कहने लगा, लेकिन कविता और वह स्केच कहने लगा दोनों ही सुंदर थे। इतना कहते कहते रंजन कविता को जगाने लगा। अगले ही दिन रंजन ने कविता से कहा, कविता बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, आज शाम को तुम तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे। उसकी बात सुनकर कविता खुश हो गई, वह सारा दिन उत्साहित रही। फिर शाम को 5 बजे ही तैयार होकर वह रंजन का इंतजार करने लगी। राघव ने उसे गौर से देखा तो उसने धानी रंग की साड़ी में कविता जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। गले में पड़ा लंबा सा मंगलसूत्र, हाथों में ढेर सारी धानी चूड़ियां, वह सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। क्या बात है? राघव जी बोले, कविता आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कविता मुस्कुरा कर बोली, जेठ जी आज रंजन फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं। और धीरे धीरे घड़ी ने फिर 6 बजाए और फिर 7, 8 के घंटे भी बजा दिए, पर रंजन नहीं आया। कविता इंतजार करके थक चुकी थी। राघव बरामदे में आया तो देखा कविता अनमनी सी खड़ी है। राघव ने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कविता ने जो कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसको जो बहुत ही रुलाई फूटने लगी, और उसने अपनी रुलाई को रोकते हुए कहा, वह अब तक नहीं आए हैं। पल भर में राघव की समझ में सारा माजरा आ गया। उन्होंने रंजन पर क्रोध आया, फिर भी राघव मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं कविता, चलो आज हम तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाते हैं। कविता ने हैरानी से राघव की ओर देखा। राघव ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, चलोगी कविता मेरे साथ? कविता ने मुस्कुरा कर हामी भर दी और चलते चलते राघव ने कविता से कहा, कविता तुम उदास मत हुआ करो। कविता मुझे अच्छा नहीं लगता और रंजन की बातों का बुरा मत माना करो, वह जो कुछ कर रहा है वह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। कविता व्यंग से बोली, वह जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, पर मेरे लिए ही उनके पास समय नहीं है, ना मेरी परवाह है। अगर मैं ही नहीं रही तो उनका यह किया किस काम आएगा? आप भी तो काम करते हैं, पर मेरे लिए घर के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, फिर रंजन क्यों नहीं वक्त निकालता? उसके इस सवाल पर राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह जानते थे कि कविता सही कह रही है। वे दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे कि एक भिखारी उनके पास आकर बोला, 2 दिन से भूखा हूँ बाबूजी, कुछ दे दो। तो राघव ने जेब से 10 रुपये निकालकर उस भिखारी को दे दिए। वह भिखारी आशीर्वाद देता हुआ बोला, भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। कविता ने एक पल के लिए राघव की ओर देखा और नजरें झुका लीं। दोनों घर पहुंचे तो देखा रंजन आ चुका था। रंजन ने कविता से कहा, चली गई थी तुम, कहाँ चली गई थी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, अब जल्दी चलो। कविता ने बिफर कर कहा, मुझे पूरी फिल्म देखनी थी, उसका अंत नहीं देखना, और मैं अब बहुत थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है रंजन जी। रंजन की आंखें क्रोध से दहक उठी। क्या मतलब? इसका नहीं जाना था तो पहले बताती, मैं अपना सारा काम छोड़कर तो नहीं आता। अब कविता की आंखों में आंसू छलक आए। वह झल्ला पड़ी, काम 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 और बस काम। मेरे लिए कभी वक्त होगा तुम्हारे पास या नहीं? मैं 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें 5 मिनट इंतजार करना पड़ा मेरा तो तुम भड़क उठे।
रंजन ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, तुम्हारी तरह फुर्सत में नहीं हूं मैं, और फिर यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, और किसके लिए कर रहा हूं? कविता ने शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे बस थोड़ा सा वक्त मांगती हूँ रंजन, तुम्हारा, और वही तुम दे दो तो वही मेरे लिए बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर कविता अपने कपड़े बदल कर लेट गई। राघव ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे लगा दोनों को अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, उनके लिए, उनके रिश्ते के लिए। अगली शाम जो है ऑफिस से आया तो माँ से बोला, माँ मैं ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में तुम्हें मौसी के पास इलाहाबाद छोड़ दूंगा और लौटते समय साथ में तुम्हें वापस ले आऊंगा। राघव की बात पर राघव की माँ तैयार हो गई। कविता ने यह सुना तो एक पल के लिए वह उदास हो गई। वह माँ से बोली, माँ आप दोनों चले जाएंगे तो मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, माँ आप मत जाओ। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, कविता रंजन तो है तेरा ख्याल रखने के लिए, अब कुछ दिन बस एक दूसरे के साथ बिताओ तुम दोनों। अगले दिन राघव और माँ चले गए। रंजन ऑफिस जाने लगा तो कविता ने कहा, रंजन आज ऑफिस मत जाओ ना, हमने कितने दिन से एक साथ में समय नहीं बिताया है। तो रंजन ने कहा, नहीं कविता आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे। कविता ने रंजन की बात मान ली और वह आकाश में बिखरे शाम के नारंगी पीले रंग में जब गाढ़े होने लगे थे, तारों का झुरमुट भी झिलमिलाने लगा था, पर रंजन नहीं आया। कविता को अचानक ही राघव की याद आ गई। वह सोचने लगी, वह होते तो कम से कम उनसे बातें तो कर पाती, ना चाहते हुए भी वह दोनों में तुलना कर बैठी। कितना फर्क है दोनों भाइयों में, एक नदी सा शांत तो दूसरा सागर सा गरजता हुआ। जो मेरी शादी रंजन से नहीं राघव से हुई होती तो। वह चौंक पड़ी, अरे यह कैसा अजीब विचार मेरे दिल में आ गया। और तभी रंजन भी घर में दाखिल हुआ। कविता ने देखा घड़ी ने रात के 10 बजा चुकी थी। कविता, रंजन कहने लगा, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। कविता ने चौंक कर कहा, पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। रंजन बोला, क्यों? रंजन ने चौंक कर पूछा। तो कविता कहने लगी, तुम ही तो कहकर गए थे ना खाना मत बनाना, कहीं बाहर चलेंगे। रंजन बोला, ओह मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं रहा, अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, चलो तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। इतना कहकर रंजन कमरे की ओर बढ़ गया। कविता अपना समूह लेकर रह गई। एक सप्ताह में ही कविता अकेलेपन से घबरा उठी। रंजन जल्दी जाता और बहुत देर से आता, कभी थकान से चूर होकर सो जाता तो कभी अपने शरीर की जरूरत पूरी करके। जब वह यह सब कविता के लिए असह्य हो जाता तो वह अनायास ही राघव की यादों में खो जाती। राघव ने उससे कहा था, जब बहुत परेशान हो तो किसी काम में मन न लगे तो वह क्या करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, यह तुम्हें मन और तन की सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। वह यही करती थी। वह सारी सारी शाम नाचते हुए बिता देती। वह तब तक नहीं रुकती जब तक थक कर निढाल नहीं हो जाती। एक दिन शाम में बहुत बारिश हो रही थी। कविता को बारिश बहुत पसंद थी। वह खिड़की पर खड़ी बारिश देख रही थी और गुनगुनाती रही। वह बेचैनी से रंजन का इंतजार कर रही थी। बारिश में रंजन के साथ बैठकर चाय पीते हुए उससे ढेर सी बातें करना चाहती थी। रंजन रोज की अपेक्षा कुछ देर से आया और खाना खाकर कमरे में चला गया। कविता जब कमरे में गई तो उसने देखा रंजन सो चुका है। वह रंजन के बालों में हाथ फिराते हुए बोली, रंजन सो गए हो क्या? तो सुनो रंजन, रंजन करवट बदल कर बोला, कविता मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो जाओ। कविता ने उसके कानों में हौले से कहा, रंजन उठो। रंजन गुस्सा होते हुए बोला, प्लीज कविता, कभी तो चैन से जीने दो मुझे। कविता अपमान और क्रोध से दहक उठी। वह जाकर बरामदे में खड़ी हो गई और तेज बारिश और आंखों से झरझर बहते आंसू ही उसके मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। एक शाम रंजन को जल्दी घर आया देखकर कविता खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे आज तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हमारे बिना मन नहीं लग रहा था? रंजन ने मुस्कुरा कर कहा, ज्यादा खुश मत हो कविता, और जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो
ऑफिस के काम से मुझे शाम की गाड़ी से दिल्ली जाना है। कविता चौंक पड़ी। पर रंजन, कल तो हमारी शादी की सालगिरह है ना, तुम भूल गए क्या? रंजन ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। ओ कविता, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मेरे वापस आने पर हम सालगिरह मना लेंगे कविता। कविता ने उसे मनाते हुए कहा, रंजन मत जाओ, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? रंजन झल्ला उठा। तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना कविता, अकेली नहीं रह सकती, मेरा जाना जरूरी है। रंजन को जाना था सो वह चला गया। कविता अपनी उम्मीदों और सपनों के साथ अकेली रह गई। सालगिरह के दिन राघव ने फोन किया तो कविता को बुझी आवाज को भांपते हुए उसने पूछा, क्या हुआ कविता, तुम उदास क्यों हो? रंजन कहाँ है? राघव की बात सुनकर कविता बोली, वह ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं। राघव चौंक पड़ा। आज के दिन भी वह तुम्हारे साथ नहीं है? हद है लापरवाही की इस लड़के की। तुम्हें घर पर अकेले रहने में डर तो नहीं लग रहा कविता? राघव ने पूछा तो कविता का सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, बहुत डर लगता है, मैं कभी घर में अकेली नहीं रही राघव जी, आप आ जाओ ना जल्दी। कविता को धैर्य बंधाते हुए राघव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं और माँ कल ही वापस आ जाते हैं। और अगली शाम राघव और उसकी माँ जो घर के दरवाजे पर देखकर कविता खिल उठी। सामान रखते हुए राघव ने पूछा, कैसी हो कविता? राघव के पूछने पर कविता ने उसके जाने के बाद हुई सारी बातें राघव को बता दी। राघव ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं तो यहाँ से यह सोचकर गया था कि इस समय इस तरह तुम दोनों को करीब आने का मौका मिलेगा, और पर यहाँ तो मामला उल्टा ही हुआ। कविता चौंक पड़ी। इसका मतलब राघव जी आप बिना कारण यहाँ से गए थे? जवाब में राघव ने नजरें झुका ली। कविता कहने लगी, अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। राघव जी, आपके होने से कम यह एहसास तो रहता है कि कोई तो है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। राघव बोला, अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। फिर कविता ने मुस्कुरा कर कहा, पर इस बार जाने की सजा मिलेगी आपको। वो क्या है? राघव जी ने जो पूछा तो कविता कहने लगी, उसकी सजा यह है कि आज आपको हमें आइसक्रीम खिलानी होगी। राघव ने हंसकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और डिनर भी आपको कराऊंगा। खुश। और आज शाम बहुत अरसे बाद कविता खुलकर हंसी थी। वह अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। 2-4 दिनों में रंजन वापस आ गया। आते ही रंजन ने कविता को मनाने के लिए एक शानदार पार्टी दी। अब वह कविता को जो वक्त भी देने लगा था। कविता को लगा मानो अचानक सारे काले बादल कहीं खो गए थे और गुनगुनी धूप निकल आई थी। पर एक शाम ऑफिस से लौटते ही रंजन ने कहा, कविता मेरा सामान पैक कर दो, मुझे ऑफिस के काम से लंदन जाना है। कविता ने खुश होकर पूछा, अरे वाह, कितने दिनों के लिए? रंजन ने नजरें चुराते हुए कहा, 6 महीने के लिए। कविता के साथ राघव और माँ भी यह सुनकर हैरान रह गए। माँ ने रंजन से कहा, 6 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं रंजन, कविता को इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है, और एक तुम हो कि जाने की बातें कर रहे हो, ऐसा कर इसे भी अपने साथ ले जा। रंजन झल्ला उठा, बोला, ओ माँ, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा हूँ, कविता वहां क्या करेगी? 6 महीने कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। राघव ने रंजन को समझाते हुए कहा, रंजन अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। तो वह अपनी बात भी पूरा नहीं कर पाया था। तो रंजन ने कहा, भैया अब आप भी माँ की तरह शुरू मत हो जाइए, आप जानते ही हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे यह मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से यूं ही नहीं जाने दे सकता। रंजन अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चला गया। कविता रंजन के पीछे पीछे कमरे में गई और कहने लगी, रंजन मत जाओ ना, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। रंजन कहने लगा, क्यों, इस वक्त में क्या कोई खास है? कविता ने सकुचाते हुए कहा, रंजन मैं माँ बनने वाली हूँ। रंजन चौंक पड़ा, क्या इतनी जल्दी? कविता ने तड़प कर रंजन की ओर देखा। कुछ पल खामोश रहकर रंजन ने कहा, सॉरी कविता, पर मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं था, पर अब क्या भी किया जा सकता है। कविता ने रंजन के सीने से टिकाते हुए कहा, तभी तो कह रही हूँ रंजन, मुझे छोड़कर मत जाओ। रंजन ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, तुम अकेली कहाँ हो कविता, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने को माँ है, भैया है। कविता ने चिढ़ते हुए कहा,
पर तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता रंजन। रंजन जो गुस्से में बोला, तुम्हारे साथ बिताने को तो सारी उम्र पड़ी है कविता, पर विदेश जाने का यह मौका फिर नहीं आएगा, और फिर मैं बच्चा होने तक तो आ ही जाऊंगा। अब कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। कविता के गले में जो आवाज रुक गई, उसके बाद वह कठपुतली की तरह रंजन का सारा काम करती रही, पर उसने एक बार भी रुकने को रंजन से नहीं कहा। रंजन को एयरपोर्ट छोड़ने भी राघव अकेला ही गया था। रंजन के जाने के बाद कविता सारा दिन जी तोड़ के काम करती और खुश रहने का दिखावा करती, पर उसके आंखों की उदासी को भांपकर राघव उससे कहता, कविता तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे समय में तो सदा खुश रहना चाहिए। तुम उदास रहोगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। जवाब में कविता मुस्कुरा देती। माँ और राघव पूरी कोशिश करते कि कविता को खुश रखें। उसके मुंह से निकली हर बात को राघव तुरंत पूरी करता था, पर कविता को खुश रखने की कोशिश में वह कब कविता को चाहने लगा वह खुद भी नहीं समझ पाया था। अपने ही भाई की पत्नी के प्रति मन में पनपते अनुराग ने उसे एक अपराध भाव से भर दिया। वह चाहकर भी इस समय कविता से दूर नहीं जा सकता था, पर मन ही मन उसने निर्णय कर लिया था कि रंजन के आते ही वह इन दोनों के जीवन से कहीं दूर चला जाएगा। तभी अचानक एक शाम काम करते करते कविता फिसल कर गिर गई। राघव तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। कविता अपने बच्चे को खो चुकी थी। राघव ने जब रंजन को इस बारे में बताया कि लौट कर आजा मेरे भाई, आने को कहा, तो उसने कहा, देखो भैया, जो होना था वह हो गया। अब इस वक्त तो मेरा आना संभव नहीं है, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इस घटना के बाद तो कविता एकदम ही गुमसुम रहने लगी थी। इस दौरान राघव ने अपना सारा काम छोड़कर एक बच्चे की तरह कविता की देखभाल की। कविता की तबीयत में कुछ सुधार आने के बाद राघव एक दिन एक व्यक्ति को लेकर घर आया और कविता से कहा, कविता मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और मैं चाहता हूँ तुम इनकी विधिवत शिक्षा लो। कविता ने कृतज्ञता से राघव की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब कविता को एक नया लक्ष्य मिल गया था। वह पूरी लगन के साथ डांस सीखने लगी। उसे खुश देखकर राघव को भी बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक दिन माँ ने राघव से कहा कि राघव, तेरी मौसी का फोन आया था, वे तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, तुम इंतजाम कर दो बेटा। राघव ने चिंतित होकर कहा, माँ पर कविता से तो पूछ लो, वह यहाँ मेरे साथ अकेली रह लेगी। माँ ने इस बारे में जब कविता से पूछा तो वह मान गई। माँ के चले जाने पर राघव कविता से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता था और कविता भी अपने डांस में व्यस्त रहती थी। एक दिन कविता ने राघव से कहा, मुझे आपको एक अच्छी खबर सुनानी है। राघव बोला, अरे वाह, मुझे भी तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है, पर पहले तुम कहो। राघव ने कहा तो कविता बोली कि राघव जी, गुरुजी एक स्टेज शो कर रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम का, और मैं उसमें शकुंतला बन रही हूँ। राघव ने खुश होकर कहा, अरे वाह, कब है ये प्रोग्राम? तो वह कहने लगी, बस इसी शुक्रवार को। राघव ताली बजाकर बोला, वाह, इसे कहते हैं संयोग। उसी दिन तो रंजन और माँ वापस आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा जब रंजन तुम्हें स्टेज पर शकुंतला बना देखेगा। राघव अपनी रौ में कहते जा रहा था, पर रंजन के आगमन की खबर कविता में कोई उत्साह नहीं जगा रही थी। गुरुवार शाम को जब राघव घर लौटा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने कविता को आवाज दी। इसी शुक्रवार जो रंजन आने वाला था, कविता की जो बता रही थी, कविता के दिमाग में यही चल रहा था कि रंजन शुक्रवार को आने वाला है, लेकिन वह उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसका दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि कैसा पति है जो मेरे दुख में भी नहीं आया। तभी राघव ने कहा, कविता एक कप चाय दे दो। बहुत देर तक जब वह कविता नहीं आई तो उसने बाहर आकर देखा, कविता कहीं नहीं थी। वह लौटने को था कि तभी उसे छत पर आवाज़ सुनाई दी। वह छत पर गया तो देखा कविता बारिश में भीगते हुए डांस का अभ्यास कर रही थी। राघव एक पलक उसे देखता रहा और कविता की गुलाबी साड़ी उसके शरीर पर चिपक गई थी। उसका शरीर का हिस्सा ही साड़ी लग रही थी। जूड़ा खुलकर हो जाने से उसके लंबे बाल उसकी कमर तक उतर आए थे।
इस पल कविता बहुत खूबसूरत लग रही थी। राघव ने नजरें झुका कर कहा, कविता नीचे चलो, बीमार पड़ जाओगी। राघव को वहां पाकर कविता चहक पड़ी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वह चाय लेकर राघव के कमरे में आई तो उसके गीले बालों का पानी टपक रहा था। राघव ने कहा, कविता बैठो ना, तुम्हारी मैं पेंटिंग बनाता हूँ। कविता बैठ गई और पोर्ट्रेट बनाते हुए राघव ने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह ब्रश रखकर कविता के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कविता क्या हुआ? अब तो रंजन आने वाला है, अब इन आंसुओं के का क्या कारण है? कविता तड़प कर राघव के सीने से जा लगी। राघव चौंक पड़ा। कविता ने सिसकते हुए कहा, राघव जी, आपने मुझे अपने लिए क्यों नहीं चुना? अगर आपने मुझे अपने लिए चुना होता तो आज मैं इतनी अतृप्त और अधूरी नहीं होती। कविता भी उससे प्यार करने लगी थी। यह जानकर राघव अचंभित रह गया। अनायास ही उसके हाथ कविता के बालों को सहलाने लगे। कविता ने अविश्वास से राघव को देखा तो उसने कविता की भीगी आंखें के जो आंसू पोंछ दिए और उससे कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है कविता। और कविता की आंखों में जो अब उसके लिए प्यार उमड़ आया था और उसने मौन स्वीकृति को राघव ठुकरा नहीं सका और दोनों का प्यार कब सुखद एहसास में खो गया उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब राघव की नींद खुली तो कविता को अपने पास ना पाकर वह हड़बड़ाकर बाहर लपका। कविता को चाय बनाता देखकर उसकी जान में जान आई। कविता ने मुस्कुराकर कहा, आप उठ गए राघव जी, मैं चाय लेकर आने वाली थी। राघव ने नजरें झुकाकर कहा, कविता कल रात जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। कविता ने राघव की बात को काटते हुए अब पहले बोल दिया, और आप भी अफसोस जताकर मुझे मेरे सुखद एहसास के लिए जो वंचित मत करना। कविता ने राघव के पास जाकर कहा तो वह बोला, कविता बोली, सच राघव, मैंने पहली बार जाना है कि प्यार क्या होता है। रंजन के प्यार में सदा जो दाता होने का दंभ पाया है मैंने, पर आपके साथ मैंने अपने आप को जिया है। राघव, उस कोमल एहसास को मुझसे मत छीनो। ओह, कविता कहते हुए राघव ने कविता को जो अपने गले से लगा लिया। अपने आप से कविता को दूर नहीं जाने देना चाहता था। तभी डोरबेल बजी। कविता ने दरवाजा खोला तो माँ को सामने पाकर वह खुशी से उछल पड़ी। माँ ने कविता के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पूछा, क्या बात है कविता, बहुत खुश लग रही हो? माँ की बात सुनकर कविता ने राघव की ओर देखकर कहा। राघव ने जो बात संभालते हुए कहा, रंजन आज शाम को आने वाला है माँ जी, और आज कविता का स्टेज शो भी है, इसी की वजह से वह बहुत खुश है। राघव रंजन को एयरपोर्ट से लेकर सीधे मानस भवन कविता का डांस दिखाने ले गया। स्टेज पर अपनी पत्नी कविता को शकुंतला के भेष में देखकर रंजन निहाल हो गया। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका डांस भी बहुत अच्छा था। नाटक खत्म होने पर जब राघव और रंजन कविता से मिलने गए तो वहां लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह गए। लौटते हुए रंजन ने कविता से कहा, मुझे नहीं पता था कविता तुम इतनी अच्छी डांसर हो। कविता ने धन्यवाद कहकर खामोश हो गई और घर लौटते ही कविता ने माँ से कहा, माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। वह सुनकर उसकी सास कहने लगी, क्या बात है? उसकी सास चौंक गई। आज ही तो रंजन आया है कविता, और तुम कहाँ जा रही हो? तो कविता कहने लगी, इसीलिए तो माँ मैं जा रही हूँ, मैं रंजन के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। कविता की बात सुनकर रंजन ने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास कर रही हो कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। कविता बिफर उठी, पति? तुम जानते भी हो रंजन, पति शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं जानते तुम? तुम्हारे लिए बस काम, पैसा, तरक्की, स्टेटस, यही सब कुछ है। भावनाएं, प्यार क्या होता है इससे तुम अनजान हो रंजन। भड़क उठी थी कविता। बोली, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। रंजन बोला, तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो कविता। कविता कहने लगी, क्यों नहीं जा सकती मैं? ऐसा क्या किया है तुमने आज तक मेरे लिए जिसके बल पर मुझे यहाँ रोकना चाहते हो? तो जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी रंजन, जब मुझे अपने पति की जरूरत थी, तुम मेरे साथ नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने अपना बच्चा खोया तब भी तुम मेरे साथ नहीं थे। और तुम्हें तो इससे खुशी ही हुई होगी, तुम तो उस झंझट के लिए तैयार भी नहीं थे। कहते कहते कविता का गला भर आया
और वह कहने लगा, जा रही हो तो जाओगी कहाँ? कैसे काटोगी ये पहाड़ सी जिंदगी बिना किसी पुरुष के सहारे? रंजन थोड़ा तल्ख हो गया था। कविता ने बिना किसी संकोच के कहा, तन की प्यास तो इंसान को भी सताती है और जानवर को भी, पर किसी के प्रति प्रेम का एहसास सिर्फ इंसान को ही हो सकता है, और मैं जानवर और इंसान के बीच में फर्क को बनाए रखना चाहती हूँ। मन का रिश्ता तो तुम मुझसे कभी जोड़ ही नहीं सके, और इस तन का रिश्ता भी मैं आज तुमसे तोड़कर जा रही हूँ रंजन। कविता के तानों से रंजन तिलमिला उठा। तुम्हें क्या लगता है कविता? रंजन कहने लगा, तुम यूं ही चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? रंजन कविता की बाह पकड़कर कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, चुपचाप अंदर चली जाओ और मैं तुम्हें अपने आप को और अपमानित नहीं करने दूंगा। आखिर मेरी भी समाज में कोई इज्जत है। कविता सिसक उठी, कहने लगी, रंजन जो कविता का हाथ छोड़ दो। उसकी माँ ने जोर से कहा, रंजन कविता का हाथ छोड़ दो। रंजन चौंक पड़ा, माँ तुम इसका साथ दे रही हो? तुम भी कविता का साथ दे रही हो? माँ ने कविता की बाह रंजन से छुड़ाते हुए कहा, हाँ रंजन, क्योंकि मैं जानती हूँ कविता जो कर रही है सही कर रही है। आज भी तुम उसे अपने प्यार की खातिर नहीं, समाज की बनी हुई झूठी प्रतिष्ठा के कारण रोकना चाहते हो। कविता का यह कदम तो बहुत पहले इसे उठा लेना चाहिए था। जाने दो उसे। माँ का यह रूप देखकर रंजन अवाक होकर पीछे रह गया और नम आंखों के साथ कविता माँ के गले लग गई। फिर राघव की ओर पलटकर कहने लगी, आपने मुझे जीने की जो नई राह दिखाई है राघव जी, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अब नृत्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य मैंने बना लिया है। आपसे जो भी पाया मैंने वह अनमोल है मेरे लिए, वह सदा मेरी अच्छी यादों में अंकित रहेगा। इतना कहकर कविता चल पड़ी अपने लिए अपने हिस्से की थोड़ी सी जमी और थोड़ा सा आसमान ढूंढने के लिए। दोस्तों, एक औरत ने अपने पति की बेरुखेपन का कैसे जवाब दिया था, और वह भी अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए दोस्तों उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।